जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट आईएएस। आज जुलाई 2 करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन सेशन प्री सिक्योर में हम लोग इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी में हेल्पफुल होगा। पहला टॉपिक होगा जीएसटी एंड जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड। ये जो टॉपिक है ये न्यूज़ में तो मेंशन है ही, राइट। साथ ही साथ आप इसके बारे में स्टैटिक पार्ट जो है इकोनॉमिक्स या पॉलिटी के क्लासेस में भी अपने फाउंडेशंस की क्लासेस में करोगे। जीएसटी काउंसिल या जीएसटी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ये प्रीलिम्स में कई बार पहले भी पूछी गई हैं और आगे भी इनके पूछे जाने के काफ़ी चांसेस हैं। एंड साथ में जीएस पेपर 2-3 में मेंस में भी इनका रेलेवेंस है कि किस तरह से हम इनको मेंस में यूज कर सकते हैं जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड डेवलपमेंट को या बाकी चीज़ों को। देन एक टर्म था कोम्बुचा टी, राइट। जापानीज चाइनीज ओरिजिन का ये टी है कोम्बुचा टी। सो व्हाट आर इट्स बेनिफिट, ये क्यों न्यूज़ में रहा था, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, किस पर्पस के वजह से इस टी को यूज किया जाता है, दिस वी विल डिस्कस प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से स्पेशली। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग यूज कर सकते हैं कोम्बुचा टी या कोम्बुचा टी से रिलेटेड बाकी जो भी ऐसे पेय पदार्थ हैं, राइट, या खाने वाली चीज़ें हैं, उनका क्या यूज हो सकता है एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड, या क्या इनका कोई कल्चरल पर्सपेक्टिव है, दैट वी विल डिस्कस। डिजिटल सर्विस टैक्स कनाडा, एक टैक्सेशन सिस्टम डिजिटल सर्विस टैक्स जिसको अभी कनाडा ने रिसेंटली स्क्रैप आउट किया है, मतलब इसको कैंसिल किया है कनाडा ने। क्यों किया है? सो दैट कनाडा और यूएस के जो ट्रेड रिलेशन है उस पर नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। तो हमारा यहाँ से प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से डिजिटल सर्विस टैक्स तो समझना हो गया। हम इसको इंडिया में भी कंपेयर करेंगे कि इंडिया में कौन सा टैक्सेशन सिस्टम है, उससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे और किस तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस बनाने के लिए आपको डिफरेंट टैक्सेशन सिस्टम को कभी इंक्रीज करना पड़ता है या कभी स्क्रैप आउट करना पड़ता है, डिलीट करना पड़ता है, वो पर्सपेक्टिव भी। देन प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। रिसेंटली इमरजेंसी के जो 50 ईयर्स पूरे हुए हैं, तो इसको दैट डे वॉज ऑब्जर्व्ड। ऑब्वियसली इमरजेंसी वॉज वन ऑफ द डार्केस्ट डे ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, बट इसके पीछे पॉलिटिक्स भी काफ़ी होती है, राइट। दैट इज़ अ थिंग विच इज़ प्रेजेंट इन आवर कंट्री, इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम, कि यहाँ पे हर चीज़ का एक पॉलिटिकल एडवांटेज, पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जाती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्यू पॉलिटिकल लीडर्स, राइट, दे डिमांडेड, क्या डिमांड किया उन्होंने कि जो सेक्युलर वर्ड है, सेक्युलर वर्ड को प्रीएम्बल से रिमूव कर देना चाहिए। दैट वाज देयर डिमांड। कुछ ऑनरेबल रिस्पेक्टेड मिनिस्टर्स एंड बाकी रिस्पेक्टेड पॉलिटिकल लीडर्स का ये डिमांड था। सो एज ए सिविल सर्वेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि आप समझें कि क्या सेक्युलर वर्ड सिर्फ प्रीएम्बल में ही था जिसे हमारे फॉर्मर लेट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने इंट्रोड्यूस करवाया था, या सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी पार्ट्स में भी प्रेजेंट है। तो इस सेकुलर वर्ड को एंड प्रीएम्बल के साथ उसका क्या रिश्ता नाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से जजमेंट्स सेकुलरिज्म के की बात करते हैं, उनको डिस्कस करेंगे हम। अगेन फिल्म्स मेंस के लिए आपके इंपॉर्टेंट होगा। देन गोसैट GW सैटेलाइट। गोसैट GW सैटेलाइट ये जापानीज स्पेस एजेंसी जो है जैक्सा, इन्होंने लॉन्च किया। एक्चुअली इसका 3rd सीरीज लॉन्च किया। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ गोसैट GW सैटेलाइट, किस तरह से ये एनवायरनमेंट जीएस पेपर 3 में हमारे काम आ सकता है या साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में काम आ सकता है मेंस में। फिर कल वाले प्रैक्टिस क्वेश्चंस और आज के न्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस में तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। पहला टॉपिक है गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड। जैसा कि द हिंदू का आप ये जुलाई 1 का ये आर्टिकल देख सकते हो, जीएसटी रिफॉर्म एंड अनफिनिश्ड बिजनेस इन टोबैको कंट्रोल। मतलब द हिंदू एक आर्टिकल क्या पब्लिश कर रहा है कि जीएसटी से जो रिलेटेड रिफॉर्म्स हैं और टोबैको कंट्रोल जो है, इन दोनों का एक अनफिनिश्ड बिजनेस या इन दोनों का कुछ पार्ट ऐसा रह गया है, जीएसटी रिफॉर्म्स एंड टोबैको का जीएसटी में इंक्लूजन टोबैको प्रोडक्ट्स का, जो कि अभी भी पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं करवा सके हैं। कुछ शॉर्ट कमिंग्स इनमें चल रही है एंड बिकॉज ऑफ दॉट शॉर्ट कमिंग्स इकोनॉमिक एंड पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स दोनों बने रहते हैं। ठीक है, हम देखेंगे कि टोबैको प्रोडक्ट्स जीएसटी के कौन से स्लैब में आते हैं। अलग अलग स्लैब है ना जीएसटी के, दैट वी विल डिस्कस। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, जीएसटी वॉज इंप्लीमेंटेड थ्रू द 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड केम इनटू इफेक्ट जुलाई 1, 2017। यस, करेक्ट स्टेटमेंट है कि जीएसटी जो है उसको 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इंप्लीमेंट किया गया, 2017 में ये इफेक्ट में आता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन सा है, वो है 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कौन सा था, क्योंकि बिल बनना और बिल का फिर एक्ट बनना दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं,
राइट, जिनकी पॉलिटी की क्लासेस नहीं हुई है या थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपको अभी भी कि बिल क्या होता है। सपोज उसको राज्यसभा में या लोकसभा में प्रेजेंट किया गया, देन उन दोनों जगह पर उसका डिस्कशन होता है, वहाँ उसे पास किया जाता है, फिर उसके बाद उसे प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा, प्रेसिडेंट का असेंट मिलेगा, इंडिया के गैजेट में पब्लिश होगा और वो एक्ट बनता है। सो हर बिल का एक्ट बनना जरूरी नहीं है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कौन सा था जीएसटी से रिलेटेड, ये तुम मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। ओके, जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, यस इट इज अ पार्ट ऑफ एन इनडायरेक्ट टैक्स। ये इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है, इम्पोज्ड ऑन द मैन्युफैक्चरर, सेल एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन इंडिया। जीएसटी डायरेक्ट टैक्सेस नहीं है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस के डिफरेंसेस भी हम देखेंगे। जैसे सिंपल आप एक डिफरेंस तो याद रखो, जैसे एक हो गया आईटी इनकम टैक्स और दूसरा हो गया हमारा यहाँ पे क्या जिसके हम डिस्कशन कर रहे हैं जीएसटी। तो आईटी जो है इट इज डायरेक्टली चार्ज ऑन योर इनकम, आपके इनकम के अकॉर्डिंग आप पे इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है, राइट। और जीएसटी जो है, जीएसटी आपकी इनकम नहीं, आप सपोज कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो तो मैन्युफैक्चरर या जो सेल है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, उसके ऊपर जीएसटी चार्ज किया जाता है, वो आपसे जीएसटी लेता है। हम किसी रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं तो वहाँ पे हमारा इनकम देखकर हमसे जीएसटी नहीं लिया जाता है। आपने रेस्टोरेंट में कुछ खाया, अब जो रेस्टोरेंट ऑनर है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, आपने कुछ परचेज किया किसी शॉप में जाकर, कोई टीवी परचेज किया, लैपटॉप मोबाइल परचेज किया, देन उस सर्विस प्रोवाइडर, उस मैन्युफैक्चरर ने आपसे जीएसटी कलेक्ट किया। इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ठीक है। और भी हम डिफरेंसेस देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के और कौन कौन से टैक्सेस हो सकते हैं। देन थर्ड स्टेटमेंट क्या कर रहा है, आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू कॉन्स्टिट्यूट अ जीएसटी काउंसिल विच इज ज्वाइंट फोरम ऑफ द सेंटर एंड स्टेट। अगेन दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट कि आर्टिकल 279A याद रखिएगा इसको, है ना। ऐसे ऐसे आर्टिकल्स आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखना है या मेंस के आंसर लिखने के लिए भी याद रखना है ना। प्रीलिम्स में तो डायरेक्टली आता है, जैसे अभी यहाँ दिया मैंने क्वेश्चन, और मेंस के आंसर लिखने के लिए पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नहीं आपको याद रखना है, आप लॉयर नहीं बनने जा रहे हो, बट कुछ आर्टिकल्स जिससे आंसर्स लिखने में हेल्प मिले। सो एज पर दिस आर्टिकल्स हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक जीएसटी काउंसिल का फॉर्मेशन कर सकते हैं जो कि सेंटर और स्टेट दोनों को रिप्रेजेंट करता है। सो दैट जीएसटी जो है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में सेंटर का एंड स्टेट दोनों का रोल है, दोनों के बीच एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बने, एंड दैट्स वाई जीएसटी काउंसिल का फॉर्मेशन आर्टिकल 279A के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट हमें करते हैं। सो यहाँ पे 1, 2, 3 तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट थे। अब हम जरा जीएसटी से रिलेटेड और डिटेल्स देखते हैं, जीएसटी से रिलेटेड बाकी डिटेल्स। चलिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हम ये देख चुके हैं, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। बिल कौन सा था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये तुम मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। इनडायरेक्ट टैक्सेस है जीएसटी एंड जीएसटी काउंसिल का फॉर्मेशन 279A के अकॉर्डिंग होता है। अब इसमें स्टेट और सेंटर दोनों का रिप्रेजेंटेशन है, तो कौन कौन होते हैं। पहले तो सेंटर की तरफ से यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, देन सेंटर की तरफ से यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, और स्टेट की तरफ से फिर क्या, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। इस तरह करके जीएसटी काउंसिल का फॉर्मेशन होता है। मतलब यूनियन की तरफ से 2 रिप्रेजेंटेशन होगा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, इन दोनों का, ठीक है। अब जीएसटी काउंसिल के हेड की हम बात करें तो हेड कौन होते हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ये हमारे जीएसटी काउंसिल के हेड होंगे। 5 टैक्स स्लैब में जीएसटी स्लैब्स बनाए गए हैं अभी, जैसे 0% मतलब एग्जम्प्टेड कैटेगरी हो गया एक ये। यहाँ पर भी एग्जम्पशन के अलग अलग पैमाने हैं, काफ़ी डिटेल्स है टैक्सेशन का, बट आपको वो सारी डिटेल्स से नहीं मतलब है, उतना डिटेल्स इररिलेवेंट है आपके लिए कि कहीं पे कंप्लीट 0% एग्जाम्पशन दिया जा रहा है, कहाँ पे 0% नहीं है, 0% से थोड़ा कम है, अलग अलग इंटरवल्स पे मिलाकर 0% होता है, ऐसे बहुत सारे डिटेल्स हैं। बट वो जो लोग टैक्सेशन से डील करते हैं या सीए वगैरह हैं उनके लिए ज़्यादा रिलेवेंट होता है। आपके लिए आप 5 टैक्स स्लैब से इतना याद रखिए कम से कम, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। अब यहाँ पे देखो, यहाँ स्क्रीन के राइट साइड पर जहाँ कर्सर है, 0% टैक्स जो है वो कुछ इसेंशियल आइटम्स जैसे फ्रेश मिल्क, तो फ्रेश मिल्क हो गया, फ्रेश फ्रूट हो गया, कर्ड हो गया, ब्रेड हो गया, इन सब के ऊपर क्या लगता है, 0% टैक्स लगता है। अब ये फ्रेश मिल्क की जहाँ तक बात है, तो जैसे सपोज कोई मिल्क वेंडर आपके घर पर मिल्क लेकर आ रहा है, राइट, और उसने आपको मिल्क प्रोवाइड किया, कोई जीएसटी उसको देने की जरूरत नहीं है। इवन जो अमूल मिल्क के पैकेट्स में अनफ्लेवर्ड है ना, अनफ्लेवर्ड पास्चराइज्ड मिल्क जो होते हैं, तो डायरेक्टली उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। बट अगर फ्लेवर्ड मिल्क है तब उस पर जीएसटी देना पड़ जाता है, ठीक है। उसी तरह फ्रूट्स हो गया या कर्ड हो गया या ब्रेड हो गया, अनफ्लेवर्ड जो चीज़ें हैं उनमें जीएसटी नहीं लग रहा है यहाँ। 5% किस पे लगेगा, बाकी बेसिक नेसेसिटीज़ के कमोडिटीज़ पर 5% लगता है, 12% उनसे इंक्रीज करके कुछ स्टैंडर्ड्स गुड्स पर, 18% मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर, 28% लग्जरी एंड सिन गुड्स पर। ये लग्जरी एंड सिन गुड्स ही क्या है, टोबैको है। लग्जरी एंड सिन गुड्स ये टोबैको कंसिडर किए जाते हैं,
ठीक है। तो इस तरह से ये 5 टैक्स स्लैब्स हो गए आपके जीएसटी के, 5 टैक्स स्लैब्स रिलेटेड टू जीएसटी। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अगर जैसे मान लो तुम्हें कुछ एग्जाम्पल्स भी मालूम रखने हैं कि 5% वाले में कौन कौन से हैं, हालांकि ये टैक्स स्लैब्स थोड़े कंफ्यूज कर सकते हैं, बट कुछ एग्जाम्पल्स के लिए देखो मैं बता देता हूँ कि 5% वाले जो टैक्स स्लैब्स हैं, जैसे आप रेलवे से ट्रैवल कर रहे हो, आप पे ये 5% वाला टैक्स स्लैब अप्लीकेबल होता है। 12% वाला टैक्स स्लैब आप पे कब अप्लीकेबल हो रहा है? आप किसी रेस्टोरेंट में खाने गए, और रेस्टोरेंट में खाने गए वो नॉन एसी रेस्टोरेंट है, यहाँ पर आप पे 12% वाला टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होगा। 80% वाला कब हो रहा है? 18% वाला। आप किसी रेस्टोरेंट में खाने गए, बट वो एसी रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आपसे एसी रेस्टोरेंट के साथ साथ सपोज वहाँ लिक्विड लाइसेंस है, आपसे 18% टैक्स कलेक्ट किया जाएगा जीएसटी का। तो ये सब ना टैक्स स्लैब्स में काफ़ी ऐसे वेराइटीज़ हैं, राइट। सो वो सारे टैक्स स्लैब्स की वेराइटीज, कौन कौन से प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, दैट इज़ ए लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग फॉर नॉर्मल एस्पिरेंट्स, तो उसको छोड़ सकते हो। बस ये याद रखिए कि 5 टैक्स स्लैब्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स वाले या फ्रेश मिल्क वाले, इनमें 0% टैक्स स्लैब्स में आते हैं। और लग्जरी या सिन गुड्स जो है, अब आप 5 स्टार होटल में जा रहे हो, आप पे 28% जीएसटी लगेगा, लेकिन आप नॉर्मल होटल में जा रहे हो तो आप 18% लगेगा, है ना। अब उससे भी नॉर्मल होटल में जा रहे हो जहाँ पे एसी फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं है, वहाँ 12% लगेगा। हालांकि कुछ नॉर्मल होटल्स जो हैं वो 18% पे भी बिल बना देते हैं। तो ये सब जो कन्फ्यूजन है ना, ये कन्फ्यूजन है जिसका फॉर्मलाइजेशन अभी भी रिक्वायर्ड है। दैट्स वाई रिफॉर्म की ज़रूरत है इसमें काफ़ी। और सिन गुड्स जो हो गए, टोबैको हो गया, उन सब में आपको प्रॉपरली 28% लगता है। अच्छा, यहाँ पे टाइप्स ऑफ जीएसटी भी मैंने मेंशन करके रखा है कि यूजुअली इन टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, देन क्या हो गया इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड जीएसटी, और जहाँ पे यूनियन टेरिटोरीज हैं तो यूनियन टेरिटोरी जीएसटी। सेंट्रल जीएसटी जो है वो उसको ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है, स्टेट जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट, आईटी जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड यूटी जीएसटी यूनियन टेरिटोरीज की गवर्नमेंट। ठीक है, हम यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस का डिफरेंसेस समझते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के डिफरेंसेस में जस्ट वेट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं तो हमने एक एग्जांपल क्या ले लिया, इनकम टैक्स का। यहाँ पे मैंने यहाँ क्लासीफाई भी करके रखा है इस पार्ट में, बट पहले यहाँ समझते हैं। एक इनकम टैक्स का एग्जांपल ले लिया, और इनडायरेक्ट टैक्सेस में किसका एग्जांपल ले लिया हमने, जीएसटी का एग्जांपल ले लिया। तो डायरेक्ट टैक्सेस जो है उसका बर्डन जो है, या डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो डायरेक्टली टैक्स पेयर के ऊपर पड़ता है। तो आपने सपोज देयर इज अ पर्सन मिस्टर आर, एंड मिस्टर आर जो अपनी अर्निंग कर रहे हैं एज पर द टैक्स स्लैब्स, अगर उनकी अर्निंग उस टैक्स स्लैब से ज़्यादा हो रही है तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। क्या पे करना पड़ेगा, इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। एक डायरेक्ट टैक्स हो गया। दूसरा हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पर हम एक लेते हैं क्या, मिस आर नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, एंड दे आर प्रोवाइडिंग अ काइंड ऑफ सर्विसेज, या कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो उनके ऊपर क्या लगेगा, इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा। कौन सा, जीएसटी लगेगा। सो ये इनकम पे डायरेक्ट पड़ रहा है, ये ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरर सर्विस प्रोवाइडर पर पड़ रहा है। दूसरा क्या, कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट डायरेक्टली फ्रॉम द टैक्स पेयर। अब डायरेक्ट टैक्स सिंस डायरेक्टली उस पर्सन पे पड़ रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, डायरेक्टली उस टैक्स पेयर से कलेक्ट करती है। यहाँ पर टैक्स पेयर से नहीं, बिजनेस इंडिविजुअल से किया जाता है। तो तुम यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर हम भी तो रेस्टोरेंट में जाकर टैक्स देते हैं, तो हमसे ही तो कलेक्ट कर रहे हैं। एक्चुअली सरकार तुमसे कलेक्ट नहीं कर रही है, आपसे कलेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, वो रेस्टोरेंट ऑनर कर रहा है। अब अगर सपोज मान लो तुमने उसको टैक्स ही नहीं दिया कि नहीं हम आपको जीएसटी नहीं देंगे, बट उस रेस्टोरेंट ऑनर को जीएसटी पे करना पड़ेगा सरकार को। सो वहाँ पे डायरेक्टली सरकार आपसे नहीं कलेक्ट कर रही है, एक्चुअली कलेक्शन उस रेस्टोरेंट ऑनर से, सर्विस प्रोवाइडर, उनसे कलेक्ट किया जाता है ना। ये डिफरेंस है, माइन्यूट डिफरेंस। हमारा डायरेक्ट टैक्स में फिर क्या, ये डायरेक्टली इंपैक्ट करता है किसको, इंडिविजुअल से या बिजनेसेस को, जिनसे कलेक्ट किया जाएगा इनकम टैक्स। अब कैसे इंपैक्ट कर रहा है कि अगर आपका इनकम एक सर्टेन लिमिट से इंक्रीज हो रहा है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग टैक्सेशन देना पड़ेगा। सर्टेन लिमिट से इंक्रीज होने के बाद तो आपके पास जो बच जाएगा इनकम टैक्स देने के बाद, आपके पास जो इनकम बचेगा, उसी इनकम के अकॉर्डिंग आप अपनी स्पेंडिंग कर पाओगे, या उसी इनकम के अकॉर्डिंग आप अपनी सेविंग या इन्वेस्टमेंट के प्लान कर पाओगे। तो सो डायरेक्टली आपको इंपैक्ट पड़ रहा है। यहाँ पे ये कंज्यूमर को इनडायरेक्टली अफेक्ट पड़ता है कि सपोज अभी 18% जीएसटी स्लैब है और कल को उसको 28% जीएसटी स्लैब बना दिया गया, या सपोज 28 वाले को और इंक्रीज करके एक नया स्लैब बना दिया गया। तो इस केस में इनडायरेक्ट बर्डन किसके ऊपर पड़ेगा, आपके ऊपर पड़ेगा, प्राइस चेंज के ऊपर।
ठीक है। डायरेक्ट टैक्स अगेन ये थोड़ा ज़्यादा इक्विटेबल एंड प्रोग्रेसिव माना जाता है एज कंपेयर टू इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस के कंपैरिजन में। अब ये भी क्यों है इसको समझो। जैसे एक पर्सन, अगेन हम एक एग्जांपल लेते हैं मिस्टर ए का और मिस्टर बी का। तो मिस्टर बी अगर इसकी इनकम ज़्यादा है तो इसके ऊपर ज़्यादा इनकम टैक्स लगेगा, लेकिन मिस्टर ए और मिस्टर बी में मिस्टर बी की इनकम कम है बट फिर भी मिस्टर बी सपोज वो टोबैको प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हैं या मिस्टर ए टोबैको प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, दोनों को कितना % जीएसटी के अकॉर्डिंग टोबैको प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है? 28%। तो ये तो मिस्टर बी के लिए बेचारे के लिए इक्विटेबल नहीं रहा। हालांकि टोबैको प्रोडक्ट्स कंज्यूम करना इज इंजूरियस टू हेल्थ, बट सरकार तो बेचती ही है ना आपसे टैक्स लेकर, सिन टैक्स लेकर सिन प्रोडक्ट्स पर, सो इक्विटेबल कम रहता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कोम्बुचा, व्हाट इज दिस कोम्बुचा? दिस इज कोम्बुचा एक पेय पदार्थ है, राइट। कोम्बुचा एक टी के रूप में यूज किया जाता है। जापानीज और चाइनीज ओरिजिन इसका माना जाता है, जापान से भी इसके ओरिजिन माने जाते हैं, कुछ लोग इसका ट्रेस चाइना में भी ड्रॉ करते हैं। कोम्बुचा, जैसे आप द हिंदू का आर्टिकल देख सकते हो, दैट कोम्बुचा कैन रीबैलेंस गट इकोसिस्टम इन पीपल विथ ओबेसिटी। यूजुअली जिनमें ओबेसिटी होती है, जिनकी बॉडी में फैट कंटेंट ज़्यादा होता है, थोड़े फैट उनमें उनका वेट ज़्यादा हो जाता है, देन उनको ऐसे भी सजेस्ट किया जाता है कि आप सुबह उठकर क्या कीजिए, आप नींबू पानी या ग्रीन टी में नींबू मिलाकर पीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी ओबेसिटी थोड़ी कम होगी, राइट। दिस इज सजेस्टेड बाई मेनी डाइटिशियंस, सजेस्ट करते हैं। ठीक है जी। अब क्यों सजेस्ट किया जाता है? क्योंकि जब आप ग्रीन टी पी रहे हो ना, या फिर आप नींबू डालकर शहद डालकर पी रहे हो, तो वो ना आपके बॉडी से फैट को थोड़ा कम करने का काम करता है धीरे धीरे। इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि ऐसे चुटकी बजाते ही हो जाएगा, ग्रेजुअल प्रोसेस है, टाइम लगता है, तो वैसा हो जाता है। सेम इसी तरह यहाँ पे कोम्बुचा टी में है। कोम्बुचा टी भी इसी तरह ग्रीन टी लीव्स को यूज करके बनाया जाता है। यहाँ पे फर्मेंटेशन किया जाता है, दैट इज अ प्रोसेस जहाँ फर्मेंटेशन किया जाएगा। और फर्मेंटेशन करने से हम जानते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ यू मस्ट हैव इटन, क्या पोंता भात बोलते हैं, राइट। या फिर आप दही खाते हो, ओके, दही खाते हो, पोंता भात खाते हो, या आप छाछ खाते हो, आप जहाँ पर कि गट बैक्टीरियाज होते हैं फर्मेंटेशन के बाद, जो आपके बॉडी में, एक तो कई लोग लैक्टो इंटॉलरेंट हो जाते हैं, लेकिन आप चाहे पोंता भात खा रहे हो या फिर आप दही खा रहे हो, आप योगर्ट खा रहे हो, है ना, आप छाछ पी रहे हो, तो वो प्रोडक्ट्स आपको इजीली डाइजेस्ट भी हो जाते हैं इवन इफ़ यू आर लैक्टो इंटॉलरेंट। और साथ ही साथ आपके पेट में जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज हैं, जो इनमें प्रोडक्ट्स रहते हैं, इन प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट रहते हैं, वो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज आपके गट में जाकर, आपके पेट में जाकर डाइजेशन के सिस्टम को और इम्प्रूव करते हैं। एंड वंस योर डाइजेशन सिस्टम इज इम्प्रूव्ड, तो आपको डायबिटीज से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स कम होंगी, आपकी ओबेसिटी की भी समस्या दूर हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन भी दूर हो जाएगा, तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, राइट। सो उससे रिलेटेड अब हम ये क्वेश्चन करते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? इट इज अ फर्मेंटेड बेवरेज, एक फर्मेंटेड पेय पदार्थ है, प्रोड्यूस्ड यूजिंग अ सिम्बायोटिक कल्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड द यीस्ट। एकदम सही बात है जी, यहाँ पे फर्मेंटेशन किया जाता है ग्रीन टी लीव से, ठीक है, जिससे कि किसके सिम्बायोटिक कल्चर डेवलप होता है, किसके बीच का रिलेशन डेवलप होता है? बैक्टीरिया एंड यीस्ट का। यूजुअली फर्मेंटेशन में बैक्टीरिया एंड यीस्ट का सिम्बायोटिक रिलेशन डेवलप होता है। इट्स फर्मेंटेशन प्रोसेस प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल। हाँ, थोड़ा सा इथेनॉल का भी प्रोपोर्शन रहता है, थोड़ा प्रोपोर्शन होता है, माइन्यूट ही रहता है, बट इथेनॉल का प्रोपोर्शन रहता है, जिसके वजह से थोड़ा आपको वो इथेनॉल के वजह से अगर आप उसको पी रहे हो तो थोड़ा स्मेल जो आपको आएगा, वो स्मेल लिटिल बिट स्मेल जो है लिक्विड प्रोडक्ट्स की तरह आने के चांसेस होते हैं। साथ ही साथ लैक्टिक एसिड एंड एसिटिक एसिड तो है ही फर्मेंटेशन से जनरेट होता है। सेकंड इज ऑल्सो ट्रू, इट इज ट्रेडिशनली मेड फ्रॉम मिल्क फर्मेंटेशन। नो, दिस इज रॉन्ग, ये मिल्क फर्मेंटेशन से नहीं, ग्रीन टी लीव्स के फर्मेंटेशन से बनता है। सो 1 and 2 आर करेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। कोम्बुचा टी या ऐसे टी अलग अलग रीजन में भी बनाए जाते हैं, अलग अलग नाम से। इफ़ यू हैव सम नेम्स देन यू कैन शेयर इन द कमेंट सेक्शन कि सर ये जो पर्टिकुलर काइंड ऑफ टी प्रोडक्ट है ये भी फर्मेंटेशन करके बनाया जाता है, बीट अरुणाचल और गुजरात और आसाम और इंडिया के अलग अलग रीजन में भी। यू कैन शेयर दैट एग्जाम्पल्स। सो कोम्बुचा टी एक फर्मेंटेड बेवरेज है जो कि सिम्बायोटिक कल्चर, बैक्टीरिया एंड यीस्ट के सिम्बायोटिक कल्चर से डेवलप होता है, इसलिए इसको स्कूबी भी बोलते हैं। सिम्बायोटिक कल्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड यीस्ट, स्कूबी, राइट। ब्लैक और ग्रीन टी से बनाया जा रहा है। ड्यूरिंग फर्मेंटेशन माइक्रोब्स जो हैं वो अपने आप में अपने बीच में एक रिएक्शन करते हैं, जिससे एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड इथेनॉल, जो कि बड़ा कम है बट फिर भी इनका प्रोपोर्शन, इनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है।
अब हम kombucha के बारे में और बात करें तो इट इज अ फर्मेंटेड लाइट एफरवेसेंट टी बेस्ड बेवरेज ट्रेडिशनली कंज्यूम्ड फॉर इट डाइजेस्टिव एंड प्रोबायोटिक बेनिफिट्स। बिल्कुल प्रोबायोटिक बेनिफिट्स के लिए हम ऐसे प्रोडक्ट्स को खाते हैं जिससे कि डाइजेशन हमारा सही हो, ओबेसिटी में हेल्प मिले, राइट। ये हमारे गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, डायबिटीज जैसे डिजीजेस से हमें बचाता है। क्या क्या इसमें मिलेगा, तो इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं, मतलब लाइव बैक्टीरियाज एंड यीस्ट। प्रोबायोटिक फूड आजकल काफ़ी डिमांड में रहते हैं प्रोबायोटिक फूड, चाहे आप चॉकलेट्स के रूप में प्रोबायोटिक खाओ, चाहे आप सपोज किसी बेवरेजेस के रूप में खाओ या किसी इडेबल प्रोडक्ट के रूप में खाओ प्रोबायोटिक फूड्स। पॉलीफिनॉल्स होते हैं, पॉलीफिनॉल्स दे कंटेन्स एक्चुअली द फ्लेवोनॉइड्स एंड फेनोलिक एसिड्स, आपकी बॉडी में जाकर डाइजेशन के प्रोसेस को इंक्रीज करने का काम करेंगे, फास्टन करने का काम करेंगे। ऑर्गेनिक एसिड्स, विटामिन एंड एंटीऑक्सीडेंट्स एंड सम ट्रेसेस ऑफ एल्कोहल ड्यू टू इथेनॉल, ठीक है। हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो गट माइक्रोबायोम रीबैलेंसिंग, गट माइक्रोबायोम रीबैलेंसिंग का काम करते हैं। मतलब सपोज आपके गट में कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया हैं तो उन हार्मफुल बैक्टीरिया को ये सप्रेस करेंगे और बेनिफिशियल बैक्टीरियाज का प्रोपोर्शन इंक्रीज होगा। एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स जो होते हैं उसमें हेल्प करते हैं। ये सारी चीज़ें जिससे कि गट हेल्थ ओवरऑल इंप्रूव हो और उनसे हमें बाकी भी बेनिफिट्स मिले। दैट इज द पर्पस ऑफ kombucha टी एंड अदर सच प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है डिजिटल सर्विस टैक्स से रिलेटेड। ये न्यूज़ में मेंशन था, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे एक न्यूज़पेपर का क्लिपिंग है, दैट वाई कनाडा मेड अ यू टर्न ऑन इट्स कंटेंशियस डिजिटल सर्विस टैक्स, कि कनाडा ने क्यों एक यू टर्न लिया। अभी जुलाई 1, 2025 में ये न्यूज़ में मेंशन था कि कनाडा ने क्यों यू टर्न ले लिया अपने डिजिटल सर्विस टैक्स पे, सो दैट वो अमेरिका के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस इंप्रूव कर सके। क्योंकि जो ट्रंप अंकल है उन्होंने बोला था कि दैट DST डिजिटल सर्विस टैक्स इज अ डायरेक्ट एंड ब्लेटेंट अटैक ऑन द USA। अब उनकी अपनी पॉलिसी अमेरिका फर्स्ट बनाने की पॉलिसी की वजह से काफ़ियों से उन्होंने दुश्मनी या क्या कहें, काफ़ियों को उन्होंने परेशान कर रखा है। सो कनाडा ने सोचा कि चलो अभी हम इस डिजिटल सर्विस टैक्स को स्क्रैप आउट कर देते हैं, ख़त्म करते हैं, ताकि पहले अभी अमेरिका के साथ ट्रेड रिलेशंस अच्छे करें। पहला स्टेटमेंट का, द DST इम्पोज्ड बाय कनाडा वाज लिवाइड एट 5% ऑन रेवेन्यू अर्नड बाय डिजिटल कंपनीज। ये स्टेटमेंट जो है ना गाइस, ये पार्सली करेक्ट है, PC है। PC मतलब प्रियंका चोपड़ा नहीं, पार्सली करेक्ट। कैसे पार्सली करेक्ट है कि DST जो है डिजिटल सर्विस टैक्स है, ये बिल्कुल अर्न किया जाता है किस रेवेन्यू पे, जो कि डिजिटल कंपनीज अर्न कर रही हैं, है ना। इसके जैसे सिमिलर हमारे यहाँ क्या है, इक्वलाइजेशन लेवाई। हालांकि इक्वलाइजेशन लेवाई को भी हम खत्म कर रहे हैं और ये तुम्हें आज प्रैक्टिस क्वेश्चन में मिलेगा इक्वलाइजेशन लेवाई, कल मैं इसको फिर एक्सप्लेन भी करूँगा। सो DST इम्पोज किया जाता है डिजिटल कंपनीज जो रेवेन्यू अर्न करनी है उनके ऊपर, बट 3% है, 5% नहीं है, इसलिए ये PC हो गया, पार्सली करेक्ट और पार्सली इनकरेक्ट, तो ओवरऑल इनकरेक्ट हो गया। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये 3% टैक्स स्लैब है, 5% नहीं था। दूसरा क्या, इट टारगेटेड रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, यूजर डेटा मोनेटाइजेशन एंड डिजिटल मार्केट प्लेस। यस, सपोज कोई अमेरिका बेस्ड कंपनी है, जैसे सपोज अमेरिकन बेस्ड कंपनी, सपोज वी टॉक अबाउट अमेजॉन, ठीक है। तो अमेजॉन जो है वो कनाडा में बिजनेस कर रही है, या कोई एक कंपनी है, कौन सी कंपनी, चलो हम ट्रंप अंकल के ही नाम पे बना देते हैं कि ट्रंप एडवर्टाइजिंग नाम की एक कंपनी है। अब ट्रंप एडवर्टाइजिंग नाम की कंपनी कनाडा में बिजनेस कर रही है, तो ये जो रेवेन्यू अर्न करेंगे ना अमेजॉन और ट्रंप एडवर्टाइजिंग, उस पर क्या करेगा कनाडा, डिजिटल सर्विस टैक्स के फॉर्म में 3% रेवेन्यू का लेता था, अब स्क्रैप आउट कर चुका है। थर्ड स्टेटमेंट, द टैक्स वॉज इवेंचुअली स्क्रैप टू रिज्यूम ट्रेड नेगोशिएशंस विद द यूनाइटेड स्टेट्स। बिल्कुल यही पर्पस है। सो 2 and 3 आर करेक्ट, आंसर हमारा हो गया। अब हम DST को थोड़ा और डिटेल में चेक करते हैं कि ये DST क्या है, कब इसको लॉन्च किया गया था। तो DST देखो, एक्चुअली DST के बारे में बात तो काफ़ी पहले से हो रही थी, अराउंड 2020-2021 से, पर ये एक्चुअली में एग्जिस्टेंस में कलेक्शन करना कब शुरू किया जाता है, जून 2024 में। बट जून 2024 और अब जुलाई 2025, मतलब जून 2025 का ही एंड, इसको स्क्रैप आउट भी कर दिया गया, क्योंकि अमेरिका अपनी दादागिरी दिखा रहा था बिकॉज ऑफ दैट डिजिटल सर्विस टैक्स। और इसको कनाडा ने प्रपोज किया था सो दैट लार्ज डिजिटल कंपनी, अभी मैंने जैसे एग्जांपल दिया अमेजॉन हो गया या ट्रंप एडवर्टाइजिंग हो गया, उनसे पैसे लेने के लिए कि आप अमेरिका में, आप कनाडा में बिजनेस करके जो रेवेन्यू अर्न कर रहे हो उसका 3% DST के फॉर्म में दोगे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्युलरिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब जो नोट्स है ना, अच्छा एक और बात, प्री सिक्योर का जो जून का कंपाइलेशन है ना, लेट मी शेयर दिस विथ ऑल ऑफ यू। प्री सिक्योर जो जून कंपाइलेशन है, जून 2025 का, क्योंकि अब जुलाई स्टार्ट हो चुका है, तो ये कंपाइलेशन आपके साथ आज शेयर कर दिया जाएगा। स्मार्ट IAS के टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, स्मार्ट IAS के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ उनके व्हाट्सएप ग्रुप में और उनके एप्लीकेशन में भी।
अब आप क्या कर सकते हो, इस कंपाइलेशन को प्रिंट आउट करवा सकते हो और पूरा जून का, सिंसियरली तुम जून से देख रहे थे, तुम मई से देख रहे थे, तुम पहले से देख रहे थे, मतलब आपको रिवीजन करने के लिए इस प्रिंट आउट को लेकर आप अपना रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये कंपाइलेशन आज शेयर हो जाएगा आपके साथ। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या, और इस कंपाइलेशन के साथ साथ दूसरे कंपाइलेशंस भी, जैसे आसाम प्रहरी जो मैं जून से करवा रहा हूँ डिटेल में, इन डेप्थ में, उसका भी कंपाइलेशन आपके साथ शेयर हो जाएगा। आसाम प्रहरी का कंपाइलेशन इंग्लिश और एसएमएस दोनों में शेयर होगा। सो जो एस्पिरेंट्स हमारे एसएमएस मीडियम में तैयारी कर रहे हैं, दे कैन ऑल्सो रिवाइज फ्रॉम दैट कंपाइलेशन, वो वहाँ से भी रिवाइज कर सकते हैं, राइट। फोर्थ क्वेश्चन है सेक्युलरिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये सेक्युलरिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे तो ये स्टैटिक पार्ट है, आप पॉलिटी की क्लासेस में अपने सर से पढ़ते हो, लेकिन ये न्यूज़पेपर में भी फिर से मेंशन था। इंडियन एक्सप्रेस बड़े अच्छे से एक आर्टिकल लिख रहा है क्या, व्हाट मेक्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर इवन विदाउट द वर्ड इन द प्रीएम्बल, कि जो हमारे कुछ ऑनरेबल मिनिस्टर्स या पॉलिटिशियंस जो डिमांड कर रहे हैं कि सेक्युलरिज्म को प्रीएम्बल से हटा देना चाहिए, ऐसा नहीं है। इसके बाद भी हमारा, इसके पहले भी और इसके बाद भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर ही रहेगा, है ना। थोड़ी वहाँ पे पॉलिटिकल माइलेज अननेसेसरी वजह से लेने की बात होती है, बिकॉज ऑफ दैट सच काइंड ऑफ इश्यूज आर ओरिजिनेटिंग। बट एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, स्पेशली सिविल सर्विस एस्पिरेंट एंड सिविल सर्वेंट से ये उम्मीद की जाती है कि वो इन चीज़ों को समझे। पहला स्टेटमेंट हम समझते हैं सेक्युलरिज्म या इस प्रिंसिपल से रिलेटेड, फिर हम इसको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। Even before the 42nd Constitutional Amendment Act 1976, the Constitution contained provisions that established secular principles such as freedom of religion and equality before the law. एकदम करेक्ट है गाइज। अभी जो मैं तुम्हारे साथ प्रियम्बल की बात कर रहा हूँ ना, अभी मैं प्रियम्बल तुम्हें दिखाऊंगा, तो हम जो प्रियम्बल की बात कर रहे हैं, प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान की प्रस्तावना, तो इसमें 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से एक्चुअली में सेक्युलर वर्ड ऐड किया गया। सेक्युलर के साथ साथ सोशलिस्ट वर्ड भी ऐड किया गया, इंटीग्रिटी वर्ड भी ऐड किया गया। देख लो, ये रहा इंडियन प्रियम्बल, है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल। जब बचपन में हम स्कूल में एनसीईआरटी की किताबें पढ़ते थे, तब भी ये मेंशन होता था, राइट, तब भी ये मेंशन होता था, तब इस पे ध्यान नहीं दिया था सबने, बट अब इसको ध्यान देना है, याद रखना, इसको पूरी तरह से एकदम याद ही कर लो। वी द पीपल ऑफ इंडिया, पहले ना जब हम लोग छोटे थे तो 26 नवंबर के रोज़, तो स्पेशली 26 नवंबर, वाई दिस डेट इज़ इंपॉर्टेंट, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस डेट 26 नवंबर, है ना, यहाँ पे वैसे लिखा हुआ है, बट बिना इधर देखे क्लासेस तुमने किया है, बताओ, और कमेंट सेक्शन में आंसर करो, है ना, वहाँ पे हेजिटेशन अपने अंदर से खत्म करो कि नहीं हम तो आंसर कर देंगे, गलत होगा तो क्या होगा और क्यों आंसर करें हम, ये सब हेजिटेशन खत्म करो अपने अंदर से, मेहनती बनो, कामचोर नहीं। तो क्यों 26 नवंबर इंपॉर्टेंट है बताना, बिना यहाँ पढ़े, इधर मत देखना। तो स्कूल में जब हम लोग होते थे तो 26 नवंबर को हम सबको पढ़ाया जाता था, ऐसे भी कभी कभी ड्यूरिंग सम मॉर्निंग असेंबली पढ़ने दिया जाता था अपने बुक से। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, अब ये वर्ड पहले ओरिजिनली नहीं था, ये वर्ड भी नहीं था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू इंश्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन दिस डे 26 नवंबर 1949। 42nd अमेंडमेंट से अब 3 नए वर्ड ऐड किए गए। 42nd अमेंडमेंट 1976 से। अब इस 42nd अमेंडमेंट 1976 से क्या ऐड किया गया, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड, और साथ में इंटीग्रिटी, ये रहा इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, है ना। अब सबको समझते हैं क्या मीनिंग है, पॉलिटिकल क्लासेस में आप समझोगे या हो सकता है पहले से पढ़ा हो, यहाँ भी फिर से देखते हैं। फ्रेटर्निटी, जैसे यहाँ इंटीग्रिटी से स्टार्ट करते हैं, फ्रेटर्निटी भाईचारा, एकता को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिंस इमरजेंसी के टाइम में जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाती हैं, तो उसके पीछे उन्होंने एक आर्गुमेंट ये भी दिया था कि देयर आर सम फोर्सेस इन द कंट्री जो कि इंडिया के इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इंटीग्रिटी वर्ड एक्सप्लिसिटली फ्रेटर्निटी के साथ ऐड कर दिया गया कि अगर हमारी भाईचारा, हमारी एकता बनी रहेगी तो देश की इंटीग्रिटी भी बनी रहेगी। फिर यहाँ पे सोशलिस्ट एंड सेक्युलर की बात करते हैं, तो ये जो सोशलिस्ट, पहले सेक्युलर वर्ड की बात कर लेते हैं ना, इधर से हम लोग चल रहे हैं सेक्युलर वर्ड। अब सेक्युलर प्रिंसिपल तो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से थे, बट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का ये आर्गुमेंट था, या उस टाइम में जिन लोगों ने इसको सपोर्ट किया उनका ये आर्गुमेंट था कि देयर आर सर्टेन फोर्सेस इन द कंट्री जो कि इंडिया के सेक्युलर प्रिंसिपल को, जो कि इंडिया में जो सर्वधर्म सद्भावना की बात है उसको ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का इशारा जनसंघ की तरफ था। अब वो सही गलत क्या था वो पॉलिटिक्स की बात है, बट उसके पीछे ये आर्गुमेंट भी दिया गया कि सेक्युलर प्रिंसिपल जब बाकी जगह पर है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 14, 15, 16 में है, बाकी जगहों पर भी है, तो हम एक्सप्लिसिटली प्रीएम्बल में क्यों नहीं ऐड कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ ऐड कर दिया गया। सोशलिस्ट वर्ड, अब सोशलिज्म के आइडिया, इंडिया का सोशलिज्म अलग है, लेकिन सोशलिज्म के आइडिया ना पहले भी प्रेजेंट थे। चाहे हम शहीद भगत सिंह की बात करें, चाहे हम पंडित नेहरू की बात करें, चाहे हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करें,
ये सब कहीं ना कहीं सोशलिज्म के प्रिंसिपल्स में बिलीव रखते थे कि अगर किसी देश का जैसे हम लखनऊ सेशन की बात करते हैं, 1936 का फेमस लखनऊ सेशन, मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस में तुमको मैं लखनऊ सेशन पढ़ाऊंगा 1936 में। तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, एक बड़ा फेमस स्पीच देते हैं। वो बोलते हैं कि इंडिया की जो ये प्रॉब्लम है भूखमरी की, इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? सोशलिज्म के रास्ते पर चलते हुए। पर ये सोशलिज्म का रास्ता हम यूएसएसआर वाला नहीं अपनाएंगे, यहाँ पे हम नए तरीके का सोशलिज्म अडॉप्ट करेंगे जो कि इंडिया के सिचुएशंस के अकॉर्डिंग सूटेबल होगा, है ना। इवन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने भी अपना एक वो स्लोगन याद है, तुमने कभी सुना होगा, गरीबी हटाओ देश बचाओ। ऐसा प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने एक स्लोगन यूज किया था इलेक्शन जीतने के लिए। तो वो सारा चीज़ सोशलिस्ट वर्ड की तरफ इशारा कर रहा था, तो इसको भी एक्सप्लिसिटली इंक्लूड कर दिया गया। इस तरह से ये 3 वर्ड 42nd अमेंडमेंट 1976 से इंक्लूड होते हैं। ये हमारा जो प्रियम्बल है, भारत की प्रस्तावना है, ये किस पे डिपेंडेंट है? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिसंबर 13, 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रेजेंट किया था टू एक्सप्लेन द फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक्चुअली बात क्या होती है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन होता है, एज पर विच प्लान? कौन से प्लान के अकॉर्डिंग? कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग, है ना। कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 में आता है। कैबिनेट मिशन प्लान के मेंबर कौन थे? जिन लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है मुझे मेंबर के नाम बताओ कमेंट करके। सो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में जब आता है, उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, पर मुस्लिम लीग ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। इवन दे ब्लेम्ड कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये सिर्फ हिंदूज की है, सिर्फ हिंदूज को रिप्रेजेंट करती है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस चीज़ को खारिज किया और उन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रेजेंट किया। जैसे साल के शुरू में हम अपना रिजोल्यूशन बनाते हैं ना जनवरी 1 को, कि भैया हम तो इस साल ये कर लेंगे। अब तुमने क्या क्या रिजोल्यूशन बनाया था वो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी भी एक रिजोल्यूशन बनाना बाकी है और करना बाकी है कि आप सिंसियरली पढ़ाई करोगे। तो उसी रिजोल्यूशन को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रेजेंट किया कि देखिए भाई, हमारे रिजोल्यूशन है कि हम एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जो हर धर्म, हर समुदाय, हर लैंग्वेज, हर रीजन, हर पर्सन, चाहे वो माइनॉरिटी हो मेजॉरिटी हो, उनके बिलीफ को, उनके ओवरऑल ग्रोथ को सपोर्ट करने वाला बनेगा। इसी रिजोल्यूशन के रास्ते पर चलते हुए हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसलिए अर्ली में ही रिप्रेजेंट कर दिया गया। और यही रिजोल्यूशन आगे जाकर क्या बनता है? द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो याद रखिएगा ये प्रीएम्बल की कहानी भी। तो पहला स्टेटमेंट हमारा जो था इस क्वेश्चन का, वो तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या? आर्टिकल 15 एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। अगेन करेक्ट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप पढ़ोगे आर्टिकल 15 के बारे में, फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, एफआर्स, जो किसी भी टाइप के डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है। किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन जो चाहे रिलीजन के बेसिस पर हो, रेस के बेसिस पर हो, कास्ट के बेसिस पर हो, सेक्स के बेसिस पर हो या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर हो, ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो किसी पर्सन के ग्रोथ को हैम्पर करेगा उसको प्रोहिबिट करता है क्या? आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड सो अगेन इट इज शोइंग व्हाट्स इट इज शोइंग द सेक्युलर प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आ गया ना रिलीजन यहाँ पर। तो प्रीएम्बल में ऐड करने से पहले भी तो प्रेजेंट है आर्टिकल 15 में, है कि नहीं। थर्ड, अ 13 जज कोर्ट इन लैंडमार्क 1973 केशवानंद भारती केस, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, आगे भी डिटेल में पढ़ोगे इसको। केशवानंद भारती केस जो एक 13 जज कोर्ट था 1973 का, और देखो ये 1973 है, 46th अमेंडमेंट 1976 में है। तो इवन केशवानंद भारती केस में भी बोला गया कि सेक्युलरिज्म इज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड। अगेन करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आज जो पॉलिटिशियन डिमांड कर रहे हैं कि हम सेक्युलर वर्ड को हटा देंगे क्योंकि 1976 में ऐड किया गया था, अरे भाई आप ये देखो ना कि 1973 में भी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था। क्या जजमेंट दिया था? कि सेक्युलरिज्म बेसिक प्रिंसिपल है। आर्टिकल 15 तो पहले से है, आर्टिकल 16 तो पहले से है, आर्टिकल 14 तो पहले से है। तो इन पॉलिटिशियंस को ये बात समझने की जरूरत है। यहाँ पे ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। चलिए अब हम यहाँ पे और बाकी कुछ देख लेते हैं सेक्युलरिज्म से रिलेटेड। आपको मैंने ये तीनों आर्टिकल्स तो बताए ही। आर्टिकल 14 ये फंडामेंटल राइट्स के पार्ट है। अभी हम सारे फंडामेंटल राइट्स नहीं डिस्कस कर रहे हैं, वो आप इंडियन पॉलिटी के क्लासेस में करोगे। आर्टिकल 14 जो कि राइट टू इक्वलिटी को बताता है, एंड दिस राइट टू इक्वलिटी अगेन शो केस कि किसी भी पर्सन से रिलीजन के बेसिस पे भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 15 डायरेक्टली ये बताता है कि रिलीजन के बेस से किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 16 इट गारंटीज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट विदाउट हैविंग एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजन और एनी सच काइंड ऑफ थिंग्स। सो अगेन 14, 15, 16 ऑल दे आर सपोर्टिंग द सेक्युलर आइडिया। देन 42nd अमेंडमेंट की बात करें तो यहाँ पे सेक्युलरिटी, इंटीग्रिटी और सोशलिस्ट वर्ड ऐड किए गए थे। इवन आज जो लोग जनता पार्टी, जिससे आगे निकलकर भारतीय जनता पार्टी बनती है ना, तो जिन लोगों का डिमांड है ऑब्वियसली, अगर हम उनके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के वो मेंबर हैं, एंड नाउ दे आर डिमांडिंग कि हमको सेक्युलर वर्ड हटा देना चाहिए। बट माई गाइज, माई डियर्स,
जनता पार्टी जो कि 1976 के बाद सरकार बनाते हैं 1978 में, इवन खुद उन्होंने इन प्रिंसिपल्स को नहीं टच किया था। कई प्रोविजंस थे जिसको उन्होंने चेंज किया, दे रिवर्स्ड मेनी प्रोविजंस ऑफ 42nd अमेंडमेंट, लेकिन जो प्रीएम्बल में ये वर्ड ऐड किए गए थे खुद जनता पार्टी ने भी उसको अनटच्ड रखा। मतलब जो जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स थे इवन दे अंडरस्टूड द वैल्यू, उन्होंने इसके ऊपर पॉलिटिक्स करने की कोशिश नहीं की थी। सो आप ये वाला पॉइंट्स में मेंस में यूज कर सकते हो या कहीं डिबेट करने के लिए यूज कर सकते हो। ओके हम सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की बात करते हैं कि प्रीएम्बल सेक्युलरिज्म से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या क्या है। केशवानंद भारती केस मैंने तुम्हारे साथ अभी डिस्कस किया है। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का केस है, ये 1973 का है। इसमें पहले ही बता दिया गया था दैट सेक्युलरिज्म इज अ फंडामेंटल और बेसिक एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक और केस 1994 की हम बात करते हैं, एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। एसआर बोमाई एंड यूनियन ऑफ इंडिया केस बेसिकली तो वैसे सेंटर स्टेट रिलेशन को डील करता है, बट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अगेन सेक्युलरिज्म को भी एक बेसिक फीचर फिर से माना था। तो एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस भी बेसिक फीचर की बात करता है, और बेसिक फीचर में कौन सा एक बेसिक फीचर इंक्लूड करता है, सेक्युलरिज्म। केशवानंद भारती पहले से बेसिक फीचर बेसिक प्रिंसिपल में सेक्युलरिज्म को इंक्लूड करते ही थे इस केस में। ये दोनों सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड केसेस हो गए हमारे, ठीक है। अब हम फिर आते हैं, एक और देख लो आप नवंबर 24 का। नवंबर 24 में हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना संजीव खन्ना जी ने अगेन बोला, कुछ लोगों ने पिटीशन फाइल कर दिया था। अब लोग तो बजरंग बली के कास्ट को मालूम करने के लिए भी पिटीशन फाइल कर देते हैं कि वो ओबीसी हैं कि एसटी हैं, क्या करोगे ऐसे लोगों का। तो फिर कुछ लोगों ने पिटीशन फाइल कर दिया कि भैया सेक्युलरिज्म वर्ड जो है उसको चैलेंज करना है। संजीव खन्ना साहब जो थे चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया कि भाई तुम ये क्या बात कर रहे हो, सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म ये तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हर जगह प्रेजेंट है, आप इसको कैसे चैलेंज कर सकते हो, राइट। चलिए यहाँ पर कुछ और केसेस हैं जो कि सोशलिज्म वाले वर्ड को हम रिलेट कर सकते हैं। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1980, अगेन सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि सोशलिज्म वॉज ए कॉन्स्टिट्यूशनल आइडिया फॉर द फ्रेमर्स, कि सोशलिज्म का आइडिया जो मैंने तुम्हें अभी समझाया कि पंडित नेहरू हो गए, बाकी शहीद भगत सिंह और महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं रहे, बट बाकी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो फाउंडर्स हैं, चाहे वो बाबा साहेब अम्बेडकर हों या पंडित नेहरू हों या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हों या बाकी सरदार पटेल हों, इन सब का भी आइडिया सोशलिज्म था। इसलिए सोशलिज्म रिलेटेड प्रिंसिपल्स पहले से मेंशन्ड है, स्पेशली किस पार्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला मिनर्वा मिल केस में कि जाओ कि जाके तुम पार्ट 4 देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वहाँ पे कई सोशलिस्ट आइडियाज हैं। तो ऐसे पॉलिटिशियंस को कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की तो मान लो फुर्सत नहीं मिलती है, वो अपने नफरत का व्यापार करते रहते हैं, बट कम से कम वो लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की बुक ही पढ़ लें, है ना, तब जाके आपको समझ में आएगा कि भाई ये प्रिंसिपल पहले से एग्जिस्ट करते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोसैट GW सैटेलाइट के ऊपर। गोसैट GW सैटेलाइट, अब ये गोसैट GW सैटेलाइट क्या है, इसको मैंने तुम्हें शुरू में ही बताया था कि दिस इज लॉन्च्ड बाय जापान, जापान ने इसको लॉन्च किया है। एंड जी हाँ, ध्यान दो जरा, कर्सर पे ध्यान दो, क्लाइमेट चेंज मॉनिटरिंग के लिए। तो सोचो जापान कितना अच्छा काम कर रहा है कि क्लाइमेट चेंज मॉनिटरिंग के लिए सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। एंड दिस इज नॉट जस्ट फर्स्ट, ये इसका फाइनल 3rd सैटेलाइट है। पहला वाला तो इन्होंने 2009 में ही लॉन्च कर दिया था, आज हम फिर से यहाँ पर रहे, राइट। और ये देखो, ये सब मैं डिटेल में इसलिए करवा रहा हूँ ताकि प्रीलिम्स मेंस दोनों में आपका फ़ायदा हो सके, तो फ़ायदा उठाइए, इसका बेनिफिट लीजिए इन सेशन का। गोसैट GW सैटेलाइट, गोसैट GW सैटेलाइट्स स्टैंड फॉर ग्लोबल ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट फॉर ग्रीन हाउस गैस एंड वाटर साइकिल, इज द 3rd सैटेलाइट, जैसा मैंने बताया, इन जापान गोसैट सीरीज। एकदम सही है, जापान की गोसैट सीरीज में ये 3rd सैटेलाइट है जिसका पर्पस है ग्लोबल ऑब्जर्वेशन फॉर ग्रीन हाउस गैसेस एंड वाटर साइकिल, जिससे ओवरऑल क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इनके पास डाटा आएगा और क्लाइमेट चेंज के जो एडवर्स इंपैक्ट हैं हम उनको रोक पाएंगे। पहला करेक्ट है। सेकंड, इट वाज लॉन्च्ड यूजिंग H2A रॉकेट फ्रॉम द टेनिंगसीमा स्पेस सेंटर। ये टेनिंगसीमा स्पेस सेंटर क्या है, ये एक मैप मैंने तुम्हारे लिए अटैच कर दिया है जापान का, आप देख सकते हो, करेक्ट है। इसको H2A रॉकेट टेनिंगसीमा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। वन ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड हाई रिजोल्यूशन डाटा टू ग्लोबल स्टेक होल्डर्स टू सपोर्ट क्लाइमेट पॉलिसी फॉर्मेशंस। अगेन करेक्ट कि ना सिर्फ जापान बल्कि जापान ये डाटा नेसा के साथ भी शेयर करेगा, ये डाटा इसरो के साथ भी शेयर करेगा, ये डाटा यूरोपियन यूनियन एजेंसी के साथ भी शेयर करेगा, जिससे कि सारे ग्लोबल स्टेक होल्डर्स क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड पॉलिसी फॉर्मेशन में अपना योगदान दे सके। सो ऑल 3 आर करेक्ट। सो जापान की ये इनिशिएटिव बड़ी अच्छी है। आप ये देख सकते हो गोसैट GW सैटेलाइट्स के जो इमेजेस हैं, रिप्रेजेंटेशन है, आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन। और हम कुछ डिटेल में जाते हैं गोसैट GW सैटेलाइट की। तो गोसैट GW सैटेलाइट का फुल फॉर्म तो हमने देख लिया, इस एक्रोनिम का क्या, ग्लोबल ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट फॉर ग्रीन हाउस गैसेस एंड वाटर साइकिल।
और ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन वर्ल्ड है, मतलब वर्ल्ड का पहला ये था जब 2009 में इसको लॉन्च किया गया था ना, 2009 में। तो ये दुनिया का पहला ऐसा सैटेलाइट था जो क्लाइमेट चेंज या ग्रीन हाउस गैसेस को ऑब्जर्वेशन के लिए लॉन्च किया गया। जापानीज में इसका नाम होता है इबुकी। जापानीज में इसका नाम क्या है? इबुकी। अगर इसका मीनिंग ढूंढना है तो मीनिंग ढूंढ सकते हो, या मैं ही बता देता हूँ, चलो मीनिंग क्या है। जापानीज मीनिंग अगर हम इबुकी की बात करें तो इसका मतलब होता है ब्रीथिंग। ब्रीदिंग इसका मीनिंग है। ब्रीदिंग मतलब सांस लेना। आप सांस कब ले पाओगे? जब ग्रीन हाउस गैसेस का प्रोपोर्शन ज़्यादा नहीं हो, जब ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन ज़्यादा हो, जब क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इंपैक्ट नहीं हो। तो बड़े अच्छे से नाम कनेक्ट किया गया ना, इबुकी, जिसका मतलब है ब्रीथिंग। और ये GoSat GW सैटेलाइट भी उसी ब्रीथिंग को सिक्योर करने के लिए। इट इज़ द थर्ड सैटेलाइट इन द जापान GoSat सीरीज टू मॉनिटर ग्रीन हाउस गैसेस एंड वाटर साइकिल डाटा। इसका पर्पस क्या है? तो पर्पस ऑब्वियसली है वर्ल्ड के सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अपने डिटेल्स को शेयर करना, जिसको H2A रॉकेट से चैनिंग सिग्मा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। ठीक है, फर्स्ट 2009 में लॉन्च किया गया था। इट मीटर्स द डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। मीथेन क्यों भैया? क्योंकि ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। फ्रॉम 56,000 लोकेशंस ऑन द अर्थ। तो देखो, मतलब पूरा सच में ये ग्लोबल को कवर कर रहा है, 56,000 को कवर कर रहा है लोकेशंस को, राइट। जापान के टैनिंग सीमा की बात करें तो आप इसका लोकेशन देखिए, क्योंकि ये वर्ल्ड मैप्स रिलेटेड क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। टैनिंग सीमा अभी आप देख सकते हो, या जापान में सदर्न पार्ट पर पड़ता है, सदर्न टिप पर, जो कि नॉर्थ पैसिफिक ओशन के पार्ट पर रहा है। ठीक है, हम अगर जापान के कैपिटल टोक्यो की बात करें तो टोक्यो से ये दूर है, इधर सदर्न पार्ट पर पड़ेगा नॉर्थ पैसिफिक ओशन में। ठीक ना, टैनिंग सीमा। इस मैप को और ध्यान से देखिए, अलग अलग प्लेसेस को देख लो, चेक करो। जैसे यहाँ टोक्यो है, यहाँ पर क्योटो है, यहाँ नागोया है, यहाँ हिरोशिमा है, यहाँ नागासाकी है। तो ये सारे प्लेसेस कहीं ना कहीं न्यूज़ में रहते हैं ना। यहाँ मियाजाकी है। तो इन प्लेसेस जो न्यूज़ में रहते हैं, इनके लोकेशंस हमें ध्यान में रखने चाहिए। दैट्स वाई दिस मैप इज शेयर्ड विथ यू। अब हम कल के 1 जुलाई के प्रैक्टिस क्वेश्चन पर आते हैं। तो 1 जुलाई के प्रैक्टिस क्वेश्चंस तुम में से मोस्टली स्टूडेंट ने सही आंसर किया था। मैं एक बार फिर से डिस्कस कर देता हूं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2021-22 के अकॉर्डिंग द एक्ट डज नॉट डिफाइन द वर्ड वर्मिन। WLPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का 62nd सेक्शन जो है, ग्रांट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट द पावर टू डिक्लेयर एनी वाइल्ड एनिमल अदर देन दोज मेंशन्ड इन शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2। सही है। वर्मिन वर्ड जो है ना, ये पहले कल भी मैंने समझाया था कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये पहले मेंशन था, बट अब इसको हटा दिया गया है। नए वाला जो एक्ट है वहाँ पे ये वर्मिन वर्ड नहीं है, एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किसी भी एनिमल को वर्मिन डिक्लेयर कर सकती है, एक्सेप्ट इन शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2। इसके वजह से एक थ्रीट है कि कुछ एनिमल्स जो कि सपोज शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2 से बाहर हैं, सपोज शेड्यूल 3 में है, सपोज शेड्यूल 4 में है ना, या सपोज उनको कवर नहीं किया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल में, बट IUCN उसको कंजर्व करने का काम करता है। तो इस केस में IUCN और फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2021-22 जो है, इसके बीच डिफरेंसेस वाले हालात हो जाएंगे। तो दैट इज़ अ कंसर्न जो हमारे इकोलॉजी या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो भी कंजर्वेशनिस्ट हैं, उनके लिए एक कंसर्न की बात है कि वर्मिन वर्ड एक्सप्लिसिटली क्यों नहीं मेंशन किया गया। फर्स्ट इज करेक्ट। Second, it has provisions for the protection of specified plant species in addition to animals। हाँ, जो शेड्यूल 3 है ना, शेड्यूल 3 में नए वाले एक्ट की हम बात कर रहे हैं तो शेड्यूल 3 में प्लांट स्पीसीज हैं। पहले भी ये शेड्यूल 6 के अंदर आते थे, इस बार शेड्यूल 3 में है। ठीक है, पहले वर्मिन स्पीसीज शेड्यूल 5 में होता था, पहले जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में है। द एक्ट प्रोविजंस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिटी रिजर्व्स एंड कंजर्वेशन रिजर्व्स, अगेन करेक्ट। पहले भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के पहले भी जो भी वर्जन्स आए थे, चाहे वो 2000 की बात करें या अभी हम 2021 वाले 22 वाले की बात करें, तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। क्योंकि जो कम्युनिटी जो फॉरेस्ट में रह रही है, उनका अटैचमेंट इन फॉरेस्ट के साथ या फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स या बाकी जीवों के साथ बढ़िया होता है। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इनका अगर पार्टिसिपेशन इंश्योर किया जाए तो कंजर्वेशन एफर्ट्स और ज़्यादा बढ़िया हो पाएंगे। ठीक है, जैसे बिश्नोई कम्युनिटी जो है, दिस पीपल दे आर रियली वेरी मच अटैच टू द फॉरेस्ट, एंड दैट्स वाई इनको ना किसी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत नहीं है, ये खुद ही वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन करते हैं। इन कम्युनिटी से हमको ये बात सीखने लायक है। दे आर डूइंग वेरी गुड, दे आर इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। दूसरा स्टेटमेंट क्या था? पोटैटो से रिलेटेड, क्योंकि कल हमने इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर भी डिस्कस किया था। तो पोटैटो कल्टीवेशन की बात करें तो लार्जेस्ट टॉप 3 पोटैटो कल्टीवेशन इंडिया में कौन है? उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड बिहार। उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और टॉप 3 में, अच्छा बिहार का नाम कट गया था क्या? ये भी बिहार ऐड कर देते हैं। उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड बिहार, दे आर द टॉप 3 पोटैटो प्रोड्यूसिंग स्टेट। टॉप 3 पोटैटो प्रोड्यूसिंग स्टेट है। एक्चुअली ये जो रीजन है ना, यहाँ पे गंगा की फर्टाइल लैंड की वजह से और यहाँ पे जो कोल्ड क्लाइमेट है, गंगा के फर्टाइल लैंड की वजह से एक सुटेबल रीजन बन जाता है पोटैटो कल्टीवेशन का। वर्ल्ड में हम बात करें तो कल हमने डिस्कस किया था, चाइना के बाद सेकंड कौन आता है? इंडिया।
ठीक है। अब पोटैटो इज ए मॉडिफाइड स्टेम, ये ना एक सिंपल सा साइंस का क्वेश्चन है, बायोलॉजी का, कई बार पूछा गया है। स्पेसिफिकली या ट्यूबर, पोटैटो जो है एक मॉडिफाइड स्टेम होता है, रूट्स नहीं होता है। स्पेसिफिकली ये मॉडिफाइड स्टेम है जिसको हम ट्यूबर बोलते हैं, एंड देन वी कंज्यूम इट। 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी। आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके पास ये हैं इक्वलाइजेशन लिवाई से रिलेटेड। जैसा अभी हमने पढ़ा था डिजिटल सर्विस टैक्स कनाडा वाला, इक्वलाइजेशन लिवाई भी कुछ उसी टाइप का है। ये करंट में मेंशन भी था 2025 में भी, 2025 से पहले भी। तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में, मेंस में भी आपके काम आएगा, इकोनॉमिक्स में। एंड दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन है शाह कमीशन से रिलेटेड। सो दीज आर द 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर टुडे। कल के प्री सिक्योर में फिर हम लोग इन प्रैक्टिस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। ओके, सो टिल देन स्टडी वेल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।